हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अस्थमा। इसको हिंदी में दमा भी बोला जाता है। ठीक है, अगर इसको हम सिंपल भाषा में अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो वो क्या होगा? एक ऐसा रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम जिसमें जो रिस्पायरेटरी टैक होता है उसमें या तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा या ज़्यादा म्यूकस फॉर्मेशन हो जाने के कारण म्यूकस प्लगिंग के कारण वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो नैरो हो जाएगा, जिसके कारण सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, बीजिंग सुनाई देगा, कफ हो जाएगा, रात में सोने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये सब जो सिम्टम दिखेंगे उसी को हम कहते हैं अस्थमा। सिंपल भाषा में यही है अस्थमा का मतलब। ये एक हेट्रोजीनस डिजीज है जिसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, ये एक सीरियस ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है जो किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है। ये बच्चे को भी हो सकता है, बड़े को भी हो सकता है, बूढ़े को भी हो सकता है। ठीक है, जिन लोगों को माने जिस पेशेंट को माइल्ड अस्थमा है उनको रेयरली प्रोग्रेस करेगा सीवियर डिजीज में, लेकिन जिनको सीवियर अस्थमा है उनका ये ऑनसेट ही बहुत ज़्यादा सीवियर होगा। ठीक है, अगर बात करें एज की तो ये पीक होता है 3 साल के लोगों में। चाइल्डहुड में दुगना होता है मेल में एज कंपेरिजन तो फीमेल। ठीक है, लेकिन जब एडल्टहुड की बात करेंगे तो मेल और फीमेल दोनों में बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि ये 3 साल के एज से देखा गया है, कैन प्रेजेंट एट एनी एज, लेकिन 3 साल के लोगों में पीक पे देखा गया है। अगर चाइल्डहुड की बात करें तो इसमें मेल में ज़्यादा देखा गया है एज कंपेरिजन टू फीमेल। एडल्टहुड की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों में इक्वल चांसेस है। ठीक है, डेथ जो अस्थमा से होता है वो रिलेटिवली अनकॉमन होता है, लेकिन आजकल धीरे धीरे कम रहा है। ठीक है, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? तो इसके जो फैक्टर होंगे उससे पहले यहाँ पे समझा देती हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अस्थमा क्या होगा, इसमें बीजिंग सुनाई देगा, सीवियर डिप्सनिया, डिप्सिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी, कफ होगा। ठीक है, जब एक्सपायरेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, लंग ओवर इन्फ्लेशन करेगा। क्या, लंग इन्फ्लेशन करेगा। ठीक है, ये जो बीजिंग डिस्निया होती है ये सब एक्सपायरेशन के कारण होता है। प्रॉब्लम विथ एक्सपायरेशन क्यों? क्योंकि लंग का ओवर इन्फ्लेशन करने के कारण। स्टेटस अस्थमेटिकस क्या होता है, ये पोटेंशियली फेटल अनरिलेटिंग अटैक ऑफ अस्थमा है। मतलब कि ये क्या है, फेटल बीमारी है स्टेटस अस्थमेटिकस। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक जब एग्जामिनेशन करेंगे स्पुतम का तो उसमें क्या मिलेगा, ट्विस्टेड म्यूकस प्लग मिलेगा, उसमें स्लफ इपिथेलियम का कुछ मात्रा मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कर्समैन स्पाइरल। ठीक है, और स्नोफिल मिलेगा, और भी क्या मिलेगा, तब प्रोटीन क्रोस्टेरॉइड मिलेगा जिसमें ब्रोकन स्नोफिलिस होगा, और इसको हम क्या कहते हैं, चारकोट लेडेन क्रिस्टल। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका जब फैक्टर की बात करेंगे तो फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा, तो चलिए जो पहला फैक्टर है वो है एटोपी। एटोपी क्या है, ये मेजर रिस्क फैक्टर है अस्थमा का, याद रखिएगा। मेजर रिस्क फैक्टर कौन सा है, तो एटोपी। ये क्यों होता है, तो ये जेनेटिकली डिटरमाइंड प्रोडक्शन ऑफ IgE एंटीबॉडी के कारण होता है। किसके कारण, IgE एंटीबॉडी के कारण। एलर्जिक राइनाइटिस के कारण भी देखा गया है, मतलब जिस पेशेंट में एलर्जिक राइनाइटिस है उसमें 80% से ज़्यादा लोगों में अस्थमा देखा गया है। ये एलर्जेंस के कारण भी होता है, एलर्जेंस ओसा जिसके कारण एलर्जी होता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो एलर्जेंस में यूजुअली प्रोटीन होता है जो प्रोटीएज एक्टिविटी शो करता है। मोस्ट कॉमन एलर्जेंस में क्या होगा, तो हॉर्स डस्ट माइट, कैट और डॉग फर, पोलन ग्रेन, रोडेंट, कॉकरोच। तो अभी मोस्ट कॉमन अगर पूछेंगे एलर्जेंस तो उसमें क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन। अब आते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में। जेनेटिकली मतलब ये हमारे पेरेंट्स से भी हमारे में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा, तो इसमें मेनली जीन में पॉलीमॉर्फिज्म दिखेगा, जो क्रोमोसोम नंबर 5
क्यू पे देखा गया है। तो इसमें क्या देखा गया है, जो ये TH2 सेल है वो सेक्रिएट करता है इंटरल्यूकिन 4, 5 और 9 और 13। ठीक है, 4, 5, 9, 13 ये मेनली सेक्रिएट किया जाता है ये T हेल्पर सेल 2 के कारण, और जिसके कारण क्रोमोसोम नंबर 5Q में पॉलीमॉर्फिक जीन में फाइंडिंग देखा जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होता है डिटरमाइनिंग रिस्पॉन्स टू थेरेपी। अगला कौन सा फैक्टर है, तो अगला जो फैक्टर है उसको कहते हैं एपिजेनेटिक मैकेनिज्म। ये मेनली मैटरनल इन्वायरमेंट एक्सपोजर के कारण होता है, DNA मिथाइलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन के कारण होता है, जो मेनली इन्फ्लुएंस होता है डाइट, सिगरेट स्मोकिंग और एयर पॉल्यूशन के कारण। अगला कौन सा फैक्टर है, तो अगला फैक्टर जो है वो है इन्फेक्शन। जैसे कि कॉमन ट्रिगर होता है वायरस, जैसे कि राइनो वायरस। उसके बाद RSV इन्फेक्शन जो बच्चों में होता है। ठीक है, इसके कारण भी अस्थमा हो सकता है। डाइट में ओबेसिटी ये इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर होता है अस्थमा के लिए, मेनली वुमेन में। विटामिन D डिफिशियंसी ये अस्थमा को डेवलप कर सकता है। एयर पॉल्यूशन आउटडोर इंडोर। आउटडोर मेन कल्प्रिट कौन से होते हैं, तो डीजल पार्टिकल या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो रोड ट्रैफिक से मिलता है, और इंडोर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड कुकिंग स्टोव या पैसिव सिगरेट स्मोकिंग ये सब के कारण जो होता है उनमें। ठीक है, और भी फैक्टर क्या आएगा, तो एलर्जेंस, हॉर्स डस्ट माइट, डोमेस्टिक पेस्ट ये तब तो बता दिए। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जैसे कि कोई क्या करते हैं केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं तो टोरुलिन, दिस आइसोसायनेट, ट्राइमिथेलिटिक एनहाइड्राइड, फंगल एमाइलेज जो बेकर में काम करते हैं, जो लैब में काम करते हैं उनमें स्मॉल एनिमल एलर्जेंस, जो क्लीनर में काम करते हैं उनमें एरोसोल फॉर क्लीनिंग लिक्विड। ठीक है, ये सब कारण हो सकता है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में। ओबेसिटी, BM अगर 30 से ज़्यादा हो तो अस्थमा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल करना मोटे लोगों में। फैट सेल क्योंकि क्या होता है प्रो इन्फ्लामेटरी एडिपोकाइनेंस उसमें होते हैं। अदर और कौन कौन सा होता है, तो मैटरनल एज कम हो, ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन, प्री मैच्योरिटी, लो बर्थ वेट, एसिटामिनोफेन कंजप्शन इन चाइल्डहुड, ये सब मेनली क्या करता है अस्थमा कॉज करता है। अब एसिटामिनोफेन कंजप्शन क्यों, क्योंकि ये क्या करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देता है। ठीक है, अगर कोई बात करे एलर्जेंस, एलर्जेंस में मोस्ट कॉमन एलर्जेंस कौन सा होता है जो अस्थमा को ट्रिगर करता है, वो होगा डर्माटोफागोस स्पेसीज। ठीक है, पॉलेंस भी होता है, यूजुअली जो पॉलेंस के कारण होता है वो ज़्यादा एलर्जिक राइनाइटिस होता है अस्थमा की अपेक्षा। मतलब अगर पूछेंगे एलर्जिक राइनाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है तो पोलन, लेकिन अगर अस्थमा का पूछें तो वो हो जाएगा डर्मेटोफेगोइड्स स्पीसीज। ठीक है, एक होता है थंडर स्ट्रॉम अस्थमा, इसमें क्या होगा तो ये मेनली स्ट्रॉम पोलन ग्रेन के डिस्ट्रक्टेड हो जाने के कारण देखा जाता है। ठीक है, अदर एलर्जेंस में पेट, कॉकरोच, रॉविड, फंगल स्पोर होगा। वायरल इन्फेक्शन में पहले ही बता दिया, राइनो इन्फेक्शन, RSV जिसको रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस या कोरोना वायरस कहते हैं। फार्माकोलॉजिक एजेंट, बीटा एड्रीजेनिक ब्लॉकर, कौन सा बीटा एड्रीजेनिक ब्लॉकर, ये फेटल भी हो सकता है, ये सिलेक्टिव ब्लॉकर है जो अस्थमा में एवॉइड होता है। कौन, बीटा एड्रीजेनिक ब्लॉकर। AC इनहिबिटर इनहिबिट करता है ब्रेकडाउन ऑफ काइनेन्स जिसके कारण ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, इसलिए AC इनहिबिटर भी क्या होता है जिसके कारण अस्थमा होता है। एस्पिरिन ये कॉक्स पाथवे को रोकता है, इसके कारण भी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में क्या होगा हाइपर वेंटिलेशन होगा जब ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे जिसके कारण जो ऑसोमोलरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। ट्रिगर क्या हो जाएंगे मास्ट सेल मेडिएटर वो रिलीज होंगे जिसके कारण ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा।
इसलिए किसी में एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा भी होता है, जो मेनली एक्सरसाइज करने के बाद स्टार्ट होता है और अपने आप 30 मिनट में ठीक हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो एक्सरसाइज करने के पहले बीटा 2 एगोनिस्ट, एंटील्यूकोनिस्ट रेगुलर इंटरवल पे लेंगे। उसके साथ साथ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी लेंगे। फिजिकल फैक्टर भी होता है जो मेनली अस्थमा को बढ़ाता है, जैसे कि कोल्ड एयर के कारण भी अस्थमा क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ज़्यादा हंसा। ठीक है, या अस्थमा जिसमें हॉट ये वेदर चेंज होता है ना, उसमें, या ज़्यादा स्मेल या कोई परफ्यूम वाली चीज़ें यूज कर लिए तो भी अस्थमा ट्रिगर होता है। फूड और डाइट, ये लिटिल एविडेंस है कि किसी फूड के कारण मेनली अस्थमा सिम्टम देखा गया है। ठीक है, लेकिन सेलफिश और नट इसके कारण एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होता है। ठीक है, एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा, जो पीपल जो एस्पिरिन या सैलिसाइलेट लेते हैं उनमें भी अस्थमा होने का डर है, जिसको हम कहते हैं एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा। सेलफिश और नट भी बन सकता है एलर्जी का कारण। हार्मोन्स, मेनली फॉल जो हार्मोन होगा प्रोजेस्टेरॉन प्रीमेन्स्ट्रुएशन के समय में, उसमें अस्थमा होने का ज़्यादा चांसेस हो सकता है। या इम्प्रूव्ड बाई, इसमें भी इम्प्रूव कैसे होगा, तो ट्रीटमेंट ऑफ हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन या गनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। इंडोक्राइन कंडीशन जो वर्स करता है अस्थमा को, वो कौन कौन सा है, तो थायरोटॉक्सिकोसिस और हाइपोथायराइडिज्म। अब गर्द भी एक कारण है, क्योंकि जो एसिड रिफ्लेक्स है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। तो अस्थमा में एक कारण समझ में आ गया कि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा। जब पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेस में भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जो इंड्यूस करता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को थ्रू कोलिनर्जिक रिफ्लेक्स पाथवे। अब अस्थमा के टाइप देखते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक अस्थमा, कौन सा, इंट्रिंसिक अस्थमा। ठीक है, ये अब इसको आगे पढ़ाने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अस्थमा में हमने पढ़ा क्या। अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन है जो मेनली एयरवेज को अफेक्ट करता है। ये अस्थमा दो तरह का होता है। एक होता है एटोपिक, जिसमें क्या होता है, एक्सट्रिंसिक अस्थमा जिसको हम कहते हैं, और ये मोस्ट कॉमन अस्थमा है। एक्सट्रिंसिक कहने का क्या मतलब है, कोई बाहर से चीज़ आके हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, मतलब कि इन्फ्लामेशन मेडिएटेड बाय सिस्टमेटिक एजीई प्रोडक्शन। पहले एजीई का प्रोडक्शन कराएगा, उसके बाद इन्फ्लामेशन होगा, तो उसको हम कहते हैं एटोपिक या एक्सट्रिंसिक अस्थमा। दूसरा है नन एटोपिक, और जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक अस्थमा। ये कॉमन नहीं है, ये इन्फ्लामेशन मेनली क्यों होता है, तो ये लोकल आईजी प्रोडक्शन के कारण होता है। लोकल मतलब कि जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब के कारण जो अस्थमा होता है उसको। ठीक है, मेनली नॉर्मली होता क्या है, जैसे कि नॉर्मल जो हमारा ब्रोंकियल्स है उसमें क्या होगा, सबसे ऊपर में रहता है हमारा स्मूथ मसल, फिर रहता है यहाँ पर लैमिना प्रोपिया, फिर रहते हैं हमारे सेल, और उसके अंदर रहता है हमारा म्यूकस। ठीक है, इस तरह का रहता है। लेकिन जो हमारा ये अस्थमा पेशेंट है उसमें जो म्यूकस है वो थोड़ा क्या हो जाता है, ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, तो ये होता कैसे है, तो जैसे कि अगर आप ये ब्रोंकियल का एक लेयर काटिएगा तो देखिएगा उसमें क्या होता है, सबसे यहाँ पर होगा हमारा स्मूथ मसल, ये मान लीजिए स्मूथ मसल है, इसके ऊपर है यहाँ पे लैमिना प्रोपिया है। लैमिना प्रोपिया में मास्ट सेल प्रेजेंट होता है, फिर ये टी हेल्पर सेल प्रेजेंट होता है, फिर न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होता है। तो मास्ट सेल, टी हेल्पर सेल, न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होता है। फिर उसके ऊपर क्या होते हैं, हमारा कॉलुमनर, ये सीधो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनल एपिथेलियम सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसी में क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो ये ग्लोबुलर सेल प्रेजेंट होता है, और इसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो अस्थमा पेशेंट में क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये जो स्मूथ मसल है इसमें हाइपरट्रोफी, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लैमिना प्रोपिया में। तो लैमिना प्रोपिया में सबसे पहले क्या था, मास्ट सेल, ये हिस्टामिन रिलीज करेगा। दूसरा क्या था, न्यूट्रोफिल, ये हाईली इसके कारण इन्फ्लामेशन होगा। फिर तीसरा क्या था, टी हेल्पर सेल,
T1 मेनली अगर नॉर्मल है तो उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन अस्थमैटिक पेशेंट में T2 मतलब TH2 सेल ज़्यादा होता है। ठीक है, मेनली जो टी हेल्पर सेल होता है ना, वो दो तरह का होता है, टी हेल्पर सेल 1, टी हेल्पर सेल 2। नॉर्मल में टी हेल्पर सेल 1 ज़्यादा होता है, लेकिन अस्थमैटिक पेशेंट में टी हेल्पर 2 ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन था, ये भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो म्यूकस है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि गोबलेट सेल का गोबलेट सेल ज़्यादा हो जाएंगे। गोबलेट सेल ही म्यूकस को सेक्रिएट करता है, और यहाँ पर ही हमारा स्नोफिल होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक हमने देखा क्या, तो सबसे पहले क्या हुआ, इसमें 3 चीज़ें हुई। एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिव हुआ, और इन्फ्लामेशन हुआ। ठीक है, अब इसका देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। उससे पहले सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स में क्या क्या था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग आया होगा, वीज, इस और भी अदर कारण से होता है बीजिंग, लेकिन इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो इंस्पायरेटरी बीजिंग है। चेस्ट टाइट होगा, उसके बाद क्या होगा, ड्राई इरिटेटिंग कफ होंगे। ठीक है, अब जो इसका पैथोफिजियोलॉजी में कौन कौन सा मार्कर काम आता है, तो सबसे पहले IgE एंटीबॉडी, दूसरा मास्ट सेल जिसमें ये जाके इस तरह से अटैच होता है और जिसको हम कहते हैं मास्ट सेल IgE कॉम्प्लेक्स, तीसरा इसिनोफिल, चौथा डेंड्राइटिक सेल। ठीक है, नॉर्मल में क्या होता है, जो टी हेल्पर सेल 1 होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू टी हेल्पर सेल 2, लेकिन अस्थमैटिक पेशेंट में क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, इस तरह का हो जाता है। टी हेल्पर सेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और टी हेल्पर सेल ज़्यादा हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए एक्सट्रिंसिक अस्थमा में एलर्जेंस आया, जिसके कारण एलर्जी होती है, तो उससे हमारा क्या होगा, जो डेंड्रिटिक सेल है वो एक्टिव होगा। अगर थाइमिक स्ट्रोमा लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाएगा, ये एक्टिवेटेड डेंड्रिटिक सेल के कारण, इसके कारण क्या होगा, अब ये केमो अट्रैक्टेंट रिलीज करेगा, तो इसके कारण टी हेल्पर सेल 2 क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अब टी हेल्पर सेल 2 का 2 काम होता है, या तो वो इंटरल्यूकिन 9 को सेक्रिएट करे, जिसके कारण मास्ट सेल क्या करेगा, वो हिस्टामिन का रिलीज करेगा। ठीक है, या फिर वो प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करे इंटरल्यूकिन 13 और इंटरल्यूकिन 4 से, जिसके कारण IgE एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। वो IgE एंटीबॉडी चला जाएगा मास्ट सेल में, उसमें ज्वाइन हो जाएगा और वहाँ पर जाके एंटीजन जुड़ जाएगा, क्योंकि IgE एंटीबॉडी में ही क्या होता है, रिसेप्टर होता है एंटीजन का। तीसरा वो क्या करेगा, मेनली क्या करेगा, तो IL-5 सेक्रिएट करेगा, जो इस्नोफिल के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। ठीक है, अब इस्नोफिल के प्रोडक्शन को प्रमोट करने से क्या होगा, तो ये सब के कारण मेनली हमारा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कहने का क्या मतलब है, स्मूथ मसल जो होता है उसमें कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। मास्ट सेल कैसे किया कंस्ट्रिक्शन, तो हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और लिथोकाइनिन के मदद से। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले एलर्जेंस आया, उसने डेंड्रिटिक सेल को एक्टिवेट किया, जिसके कारण हमारा इस्नोफिल, मास्ट सेल ये सब क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ, जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर को एक्टिवेट किया, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा ब्रोंकियल सेल डैमेज होगा। अब ये ब्रोंकियल सेल डैमेज होने से 2 होगा, या तो स्मूथ मसल का टर्नओवर बढ़ेगा, या फिर एक्सपोजर होगा कोलिनर्जिक रिसेप्टर का। अगर एक्सपोजर हुआ कोलिनर्जिक रिसेप्टर का, तो वो क्या करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट कर देगा। कैसे, तो एसिटाइलकोलिन एक्टिवेट कर देता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर को, जिसके कारण अस्थमा होगा। और अगर वो स्मूथ मसल का टर्नओवर बढ़ाएगा, तो जिसके कारण स्मूथ मसल में क्या होंगे, हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगा, जिसके कारण ब्रोंकी में हाइपर रिएक्टिविटी बढ़ेगी, जिसके कारण ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा और जिसके कारण अस्थमा होगा। दूसरा, नंबर और साइज ऑफ ग्लोबुलर सेल बढ़ेगा, जिसके कारण म्यूकस का सेक्रिएशन बढ़ेगा, म्यूकस प्लग बनेगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे एयरवेज में, जिसके कारण अस्थमा होगा। तो इटियोलॉजी क्या क्या हुआ, तो एलर्जिन जैसे कि डस्ट, पोलन ग्रेन,
फंगल स्पोर्स, इंसेक्ट पाथ। इमोशंस में एंजाइटी, स्ट्रेस। इन्वायरमेंटल फैक्टर में कोल्ड एयर, ओजोन, SO2, NO2। एक्सरसाइज, जो विगरस एक्सरसाइज करता है उसको कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसमें कि पारा इन्फ्लुएंजा और इन्फ्लुएंजा आएगा। ड्रग, एंसिड और बीटा ब्लॉकर, एंसिड में एस्पिरिन। ऑक्यूपेशनल अस्थमा, ओसा वर्कर जो केमिकल, प्लास्टिक या रबर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अब टाइप ऑफ अस्थमा आपको बताया था 2 तरह का होता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तो कैसे हम पहचानेंगे? तो इधर एक्सट्रिंसिक लिख देते हैं, इधर इंट्रिंसिक लिख देते हैं। तो पहले एक्सट्रिंसिक, इसमें क्या था? इसमें मेरे बाहर का चीज़ क्या कर रहा था? अस्थमा को ट्रिगर कर रहा था। तो ये होता है एक्सोजीनस, जैसे कि हमारा एलर्जेंस, एंटीजन, इम्यूनो रिएक्शन। इसमें लोकलाइज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में एटोपिक या एलर्जिक अस्थमा या ऑक्यूपेशनल अस्थमा। इंट्रिंसिक एंजाइटी, फैटिग्यू, स्ट्रेस, इमोशन या नॉन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन के कारण होता है। ठीक है। अब ये जो अस्थमा है ना, उसका सीवियरिटी डिपेंड करता है, जैसे कि माइल्ड इंटरमिटेंट अस्थमा, माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा, मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा और सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले कंपैरिजन कर देते हैं। ठीक है। माइल्ड, इंटरमिटेंट, माइल्ड, परसिस्टेंट, मॉडरेट, परसिस्टेंट और सीवियर परसिस्टेंट। सबसे पहले देखते हैं डे टाइम। एक वीक में दो बार या 2 बार से कम होगा माइल्ड इंटरमिटेंट में। माइल्ड परसिस्टेंट और मॉडरेट परसिस्टेंट में 2 बार से ज़्यादा होगा, 2 बार या 2 बार से ज़्यादा होगा एक वीक में। सीवियर में दिन भर होते रहेगा। रात टाइम की बात करें तो माइल्ड में क्या होगा? 2 टाइम होगा या उससे कम होगा। फिर माइल्ड परसिस्टेंट में क्या होगा? 2 टाइम या 2 टाइम से ज़्यादा होगा एक मंथ में। ठीक है। मॉडरेट की बात करें तो 1 टाइम से ज़्यादा होगा, ठीक है, वीक में। और अगर सीवियर की बात करें तो वो नाइट में, एवरी नाइट होगा पर वीक। तो कन्फ्यूजन हो गया होगा, तो ऐसे समझिए दिन के टाइम में माइल्ड में क्या होगा? 2 बार खांसी होगा या क्या होगा? 2 बार से कम होगा। सप्ताह में, माइल्ड में हम सप्ताह की बात कर रहे हैं, ठीक है, डे टाइम की। और डे परसिस्टेंट में क्या होगा? 2 बार से ज़्यादा होगा या 2 बार होगा। मॉडरेट में भी 2 बार से ज़्यादा या 2 बार होगा। सीवियर परसिस्टेंट में पूरा दिन होगा। तो फिर हम माइल्ड परसिस्टेंट और मॉडरेट परसिस्टेंट को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो रात के टाइम से। जैसे कि रात में क्या होगा? माइल्ड इंटरमिटेंट में तो वही होगा, एक मंथ में 2 बार या 2 बार से कम होगा। माइल्ड परसिस्टेंट में क्या होगा कि 2 बार होगा या 2 बार से ज़्यादा होगा मंथ में। लेकिन मॉडरेट में क्या होता है? वीक में होता है, एक टाइम्स या एक टाइम से ज़्यादा। ठीक है। और सीवियर में क्या होगा? तो हर रात होगा। ठीक है। अब देखते हैं सीवियरिटी। तो माइल्ड इंटरमिटेंट में एसिम्टोमेटिक होगा, ठीक है, जब तक कि कोई चीज़ आ ना जाए, जैसे कि पॉलन ग्रेन ना आ जाए। उसके बाद ये जो मॉडरेट है और माइल्ड परसिस्टेंट है, ये जैसे ही कोई एक्टिविटी करेंगे उनका वो अस्थमा बढ़ जाएगा। ठीक है। सीवियर परसिस्टेंट में ये मेनली एक तो आएगा एलर्जेंस उससे, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी से ये कम हो जाएगा। ठीक है। तो क्लिनिकल सिम्टम में हमने डिस्निया देखा, वीजिंग देखी, टाइट ऑफ चेस्टनेस देखा, वीजिंग अदर ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर भी है। ठीक है। और इसको फिर हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो इसको डायग्नोसिस करेंगे क्लिनिकल सिम्टम से, स्पायरोमेट्री से, रेस्पिरेटरी टेस्ट से। ठीक है। और फिर रिडक्शन इन फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम से, जो इम्प्रूवमेंट देखता है ब्रोंकोडायलेटर को देख के। ब्लड टेस्ट में आईजी और इस्नोफिल क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, तो ये क्या शो करेगा? एलर्जिक अस्थमा। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अस्थमा कौन सा होता है, तो एलर्जिक अस्थमा होता है। ठीक है। एटोपिक और टोपिक में, एटोपिक और नॉन एटोपिक में एटोपिक ज़्यादा होता है, मतलब कि एक्सटर्नल। और ऐसे एलर्जिक अस्थमा सबसे ज़्यादा होता है, मोस्ट कॉमन देखा जाता है, ये एटोपिक अस्थमा है। ठीक है।
ये लोकलाइज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के कारण होता है। इसमें कौन सा एक्टिवेटर है? तो IgE, मास्ट सेल, इस्नोफिल और लिकोट्राइन्स। एलर्जी का क्या होता है? पैथोजिनेसिस। तो सबसे पहले मास्ट सेल एक्टिवेट करेगा, ये प्राइमरी मेडिएटर को रिलीज करेगा। उसके बाद सेकेंडरी मेडिएटर सिंथेसिस होगा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगी, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन होगा और म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो अब ये समझ रही है कि जो प्राइमरी मेडिएटर है, सेकेंडरी मेडिएटर है, ये क्या होता है। तो प्राइमरी मेडिएटर में हमारा आ जाता है हिस्टामिन, प्रोटीएज, केमो अट्रैक्टेंट फैक्टर जो इनिशिएट करता है ब्रोंकल एस्थमेटिक अटैक को, और सेकेंडरी में लिकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनिन जो इन्वॉल्व करता है क्या को? तो एस्थमेटिक फेज में। फिर अंतर क्या हुआ? जो प्राइमरी मेडिएटर होता है ना, वो स्टार्टिंग का फेज होता है, और सेकेंडरी मेडिएटर क्या का फेज होता है? ये मेनली लेट फेज होता है। तो प्राइमरी एक्सपोजर में क्या होगा? तो IgE निकलेंगे, मास्ट सेल बढ़ेगा, फिर IgE और मास्ट सेल एक दूसरे से मिलेंगे। सब्सिक्वेंट एक्सपोजर में मास्ट सेल एक्टिवेट होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट एक्सपोजर में सबसे पहले एलर्जेंस आता है, और उसका एक्सपोजर कैसे होगा? तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। उसके बाद वो क्या करता है? एक्टिवेट करता है टी हेल्पर सेल को, मेनली CD4, दो तरह का होता है, CD8 और CD4। तो ये CD4 को एक्टिवेट करता है, उसका रिलीज करता है साइटोकाइनिन IL-5, जिसके कारण मास्ट सेल क्या करेंगे? तो रिलीज करेंगे, हमारा अटैच होगा IgE एंटीबॉडी से, और ये क्या करेगा? तो एक्टिवेट करेगा B सेल को, जिसके कारण क्या होता है? IgE एंटीबॉडी रिलीज होता है, और फिर वो मास्ट सेल को कोटिंग कर देता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सब्सिक्वेंट एक्सपोजर में क्या होगा कि मास्ट सेल जो कोटेड था वो IgE में जाके मिल जाएगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसके कारण क्या होगा? मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन होगा। तो मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन कैसे होगा? तो इससे प्राइमरी मेडिएटर बाहर निकलेंगे, जिसके कारण 10 से 20 मिनट में इनिशियल एस्थमेटिक अटैक होगा। और एक्टिवेशन सेकेंडरी कब होगा? लेट एस्थमेटिक अटैक में, जो 4 आवर्स पे मेनली आता है। ठीक है, मतलब कि अगर प्राइमरी मेडिएटर की बात करें तो डीग्रेनुलेशन मेनली जब इन्फ्लामेटरी मेडिएटर को रिलीज करता है तभी देखने को मिलता है, और ये 10 से 20 मिनट के अंदर हो जाता है, और ये अपने आप सही हो जाएगा 1 घंटा से 2 घंटा के में। ठीक है, हिस्टामिन जो होता है वो प्रिंसिपल होता है प्राइमरी मेडिएटर का। सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मेडिएटर मेनली एराकिडोनिक एसिड के रिलीज के कारण होता है। ठीक है, ये लेट एस्थमेटिक रिएक्शन होता है, 4 आवर्स के बाद आता है, मोस्ट सीवियर और लॉन्ग स्टैंडिंग होगा। इसमें लिकोट्राइन्स, LTC4, LTD5 और LTC4, LTE4 में होता है के कारण होता है। इसके कारण ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन देखा जाएगा, और ये 100 से 1000 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट होता है हिस्टामिन से। ठीक है, अब पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन कैसे होगा? तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर के कारण क्या होता है? पारासिम्पैथेटिक में क्या होगा? वैगस नर्व ये एक्टिवेट होगा, जिसके कारण ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। और छठा क्या कारण था? ग्लोबुलर सेल बढ़ेंगे तो वो म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जिसके कारण प्लग बनेगा और डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा में कौन सेल का क्या काम रहता है। सबसे पहले इस्नोफिल, ये क्या करेगा? प्रमोट करेगा इन्फ्लामेशन और ब्रोंकी कंस्ट्रक्शन। बेसोफिल ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन और मास्ट सेल मल्टीप्लिकेशन। मैक्रोफेज टिश्यू को डैमेज करता है, म्यूकस सेक्रेशन में हेल्प करता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। टी लिम्फोसाइट इन्फ्लामेशन लाता है। मास्ट सेल प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिएटर को रिलीज करता है। ठीक है, हिस्टामिन वैसोडाइलेशन करता है, वेस्कुलर परमिलिटी को बढ़ाता है, ईचिंग, कफ और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, LTC4, LTD4, LTE4 ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, वैसोडाइलेशन करता है, परमिलिटी को बढ़ाता है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा में क्या होता है?
तो जब विगरस एक्सरसाइज करेंगे तो परमोली फंक्शन ड्रॉप हो जाएगा। इसका जो एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस है वो पता नहीं है, लेकिन क्या होता है एकाएक एक्सेसिव हीट और वाटर का लॉस हो जाता है एयरवेज में, जो मेनली अस्थमा को ट्रिगर कर देता है। ठीक है, इसको हम इजीली सही कर सकते हैं। ये इजीली क्या हो जाएगा, बढ़ सकता है अगर कोल्ड एयर में चला जाए या ड्राई एयर में चल जाए तो, लेकिन अगर वार्म ह्यूमिड एयर में अगर एक्सपोजर हो जाए तो इसके सिम्टम कम हो जाते हैं। अब एक बार फिर से हम एक्सट्रिंसिक अस्थमा और इंट्रिंसिक अस्थमा में क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। एक्सट्रिंसिक अस्थमा, इंट्रिंसिक अस्थमा। ठीक है, एक्सट्रिंसिक में इस्नोफिल इन्वॉल्व होता है, इंट्रिंसिक में इस्नोफिल इन्वॉल्व नहीं होता है। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, मेनली एलर्जन के कारण होता है, और ये इंट्रिंसिक में वायरस के कारण होता है। एक्सट्रिंसिक बच्चों में ज़्यादा होता है, इंट्रिंसिक एडल्ट में होता है। एक्सट्रिंसिक में आईजी एंटीबॉडी, राइनोवायरस ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर ऑफ लाइफ, डस्ट माइट, ये सब के कारण होता है। लेकिन इंट्रिंसिक क्या होता है, तो नन एलर्जी के कारण होता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण, एपिथेलियल डैमेज के कारण, म्यूकस ज़्यादा सक्रियत होने के कारण, इमोशनल अपसेट या पैरासिम्पैथेटिक के कारण होता है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक में TH2 एक्टिवेट होता है और मास्ट सेल एक्टिवेट होता है। उसका इंट्रिंसिक में एपिथेलियल सेल डैमेज होता है। एक्सट्रिंसिक में इस्नोफिल आता है, इंट्रिंसिक में न्यूट्रोफिल्स आता है। बाकी दोनों में फिर एयरवेज इन्फ्लामेशन होगा, फिर म्यूकस होगा, उसके बाद इन्फ्लामेशन होगा। जैसा कि हमने क्या देखा, ब्रीफ में सारा चीज़ देख लिया अस्थमा के बारे में। अब एक्सप्लेन से पैथोफिजियोलॉजी अगर इंट्रिंसिक अस्थमा का कहा जाए तो अस्थमा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे इन्फ्लामेटरी सेल एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, जिसके कारण पहले एक्यूट फिर क्रोनिक इन्फ्लामेशन इफेक्ट होता है एयरवेज में। ठीक है, जैसे कि एलर्जेंस आया, एलर्जेंस दो के द्वारा मेनली देखा गया, डेंड्रेटिक सेल और मास्ट सेल। डेंड्रेटिक सेल TH2 को एक्टिवेट करेगा, TH2 इस्नोफिल को, या फिर मास्ट सेल इस्नोफिल को और न्यूट्रोफिल को स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद एपिथेलियल शेडिंग होगी, फिर वो नर्व्स जाएगा ब्रेन तक, फिर इदीमा होगा। इस तरह से प्रोसेस चलते रहता है। वैसोडाइलेशन होगा, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो हमारा अस्थमा है, इसमें टी सेल, मेमोरी टी सेल मेनली अफेक्ट होता है या नेटिव टी सेल? तो इसमें मेनली नेटिव CD4 टी सेल अफेक्ट होता है। ये क्या करेगा, ये रिलीज करेगा इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 1 अल्फा, 1 बीटा 6, इंटरल्यूकिन 23, और फिर ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा। ये सबसे होगा क्या, तो सबसे पहले देखें, जो इंटरल्यूकिन 12 है ये क्या करेगा, TH1 को एक्टिव करेगा। कहाँ पर, तो T बीटा स्टैट 4 पे। इसके कारण क्या होगा, INF गामा और TNF अल्फ़ा एक्टिवेट होगा। अब इसका फंक्शन क्या है, तो ये एंटीवायरल, एंटीमाइक्रोबियल, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, और ये इसके कारण इन्फ्लामेशन होता है। अब जो टी सेल है, अगर इंटरल्यूकिन 4 से क्रिएट किया तो ये TH2 पर जाके स्टिमुलेट करेगा। इसमें कहाँ पे TH2 में, तो GATA3 स्टार्ट 6। इसके कारण इंटरल्यूकिन 4, 5, 13 एक्टिवेट होगा। अब इसका क्या काम है, ह्यूमरल इम्यूनिटी और एलर्जिक डिजीज में। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अगर इंटरल्यूकिन 1 बीटा 6, 23 और TGF बीटा ये सक्रिएट किया तो ये जाएगा ये TH17 पे। ठीक है, मतलब कि TH1 हो गया, TH2 हो गया, TH17 पे, टी हेल्पर सेल 17। टी हेल्पर सेल 17 में कहाँ पे जाएगा, कौन से रिसेप्टर पे, तो SATA3 गामा T। तो इसके कारण क्या एक्टिवेट होगा, तो इंटरल्यूकिन 17A, 17F, 22
21। और इसके कारण क्या होगा, इम्यूनिटी टू बैक्टीरिया एंड फंजाई, टिश्यू इन्फ्लामेशन, ऑटो इम्यूनिटी एंड कैंसर। ठीक है, अगर ये जो हमारा लास्ट क्या था, TGF बीटा को सिक्रिएट करेगा, तो ये किसको स्टिमुलेट करेगा, त्रेग को। ठीक है, कहाँ पर, तो FOXP3 पे, जिसके कारण ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा, इंटरल्यूकिन 10, इंटरल्यूकिन 35 एक्टिवेट होता है। ये इम्यून को रेगुलेट करता है और टॉलरेंस सहन शक्ति को बढ़ाता है। तो इस तरह से पूरा काम होता है। ठीक है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ना, वो मेनली क्या होता है, तो वो प्रेजेंट करता है एंटीजन एलर्जेंस को, किसमें, तो अनकमिटेड टी सेल में। तो एलर्जेंस इंड्यूस करता है ये टी हेल्पर सेल 2 फिनोटाइप को, और ये टी हेल्पर सेल कहाँ का रहता है, CD4+ टी सेल का रहता है। अब ये जो CD4T+ है, ये भी सेक्रिएट क्या किया, इंटरल्यूकिन 4, 5, 13। इंटरल्यूकिन 4 का क्या काम था, तो ये स्विच करता है नेव बी सेल को IgE और IgG सेक्रिएट करने के लिए। 5 का क्या काम है, ये इसिनोफिल को प्रोड्यूस करेगा, और 13 का क्या काम है, तो ये इसिनोफिल का फॉर्मेशन करेगा और म्यूकस का हाइपर सेक्रिएशन करेगा। ठीक है, अब क्या हो गया, रिडक्शन होगा त्रेग का कहने का क्या मतलब है, जो इम्यून रेगुलेशन और टॉलरेंस की कैपेसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, जिसके कारण और ज़्यादा TH2 सेल प्रोड्यूस होंगे। नॉर्मल एयरवेज में मेनली TH1 सेल प्रोडिमिनेंट होता है, एस्थमेटिक में TH2 सेल होता है। ये तो आप एकदम आँख बंद करके याद कर लीजिए। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब क्या होगा, मान लीजिए कि जो एलर्जेंस है फिर से आएगा, तो इसमें 2 फेजेस देखने को मिलेंगे, अर्ली फेज और लेट फेज। अर्ली फेज में एलर्जेंस क्या है, क्रॉस लिंक करता है कहाँ पर, तो IgE पर। IgE कहाँ पे होता है, तो मास्ट सेल पे। लेट फेज में क्या होगा, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स से, जैसे कि इसिनोफिल और ल्यूकोट्राइन्स। मास्ट सेल भी लेट फेज में ही रिलीज होता है। ये जो मास्ट सेल है ना, वो रिलीज करता है बहुत सारे ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर मॉलिक्यूल को। तो अगर कोई पूछेगा ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर मॉलिक्यूल्स में कौन सा आता है, पहला तो हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स D2, सिस्टीनाइल, ल्यूकोट्राइन्स, केमोसाइटोकाइनिन, ग्रोथ फैक्टर और न्यूट्रोट्रोपिन। ठीक है, अब देखते हैं ल्यूमेन के बारे में, पैथोलॉजी। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोलॉजी पढ़ते हैं। तो पैथोलॉजी में क्या था, जो ल्यूमेन जो एक्सक्लूड होता है, वहाँ पर म्यूकस का प्लग बनता है। जो हमारा ब्लड का ल्यूमेन है, ये सॉरी ब्लड नहीं, लंग का ल्यूमेन है, उसमें क्या होगा, म्यूकस का जमाव चालू होगा। ये ल्यूमेन है ब्रोंकस का, तो यहाँ पर से इस तरह से जमना, प्लग फॉर्मेशन होने लगेगा, लेकिन ये प्लग म्यूकस का रहेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा प्लग में, तो म्यूकस, ग्लाइकोप्रोटीन जो सेक्रिएट होता है ग्लोबुलर सेल से, प्लाज्मा प्रोटीन जो ब्रोंकियल वेसल से लीक करते हैं। ग्लोबुलर सेल मेटाप्लेसिया देखने को मिलता है। एयरवेज वॉल ठीक होंगे, जिसके कारण बेसमेंट मेम्ब्रेन ठीक होगा। ठीक है, तो ये सब तो पहले ही बता दिए थे। एयरवेज मुकोसा इनफिल्ट्रेट जो एक्टिवेटेड इस्नोफिल होता है और टी लिम्फोसाइट होता है, जिसका क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन होता है। म्यूकोसल मास सेल एक्टिवेट होता है। डिग्री ऑफ इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। एयरवेज रीमॉडलिंग होता है। रीमॉडलिंग में बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक होता है। इरिवर्सिबल नैरोइंग देखने को मिलेगा एयरवेज में। लंग का हाइपर इन्फ्लेशन होगा एयर ट्रैप करने के कारण। मोर सीवियर अस्थमा में VQ मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, इपिथेलियम भी देखे जाएंगे कि वो शेड ऑफ हो रहे हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ इपिथेलियम सेल मिलेंगे ल्यूमेन में। अब एक होता है फेटल अस्थमा। ये क्या होता है, ये कॉमन फाइंडिंग होता है जब म्यूकस प्लग के द्वारा एयरवेज पूरी तरह ऑक्लूज हो जाए। ठीक है, वैसोडाइलेशन, एंजियोजेनेसिस,
पैथोलॉजी क्या है, रिमार्क की यूनिफॉर्म होता है। इसमें है ना कोई एक एयरवेज अफेक्ट नहीं होता, पूरे एयरवेज अफेक्ट होते हैं, लेकिन लंग का पैरेन्काइमा अनचेंज होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रोफिल, तो इसका अभी तक फंक्शन अननोन है, मतलब कि ज़्यादा पता नहीं चला है कि अस्थमा क्यों होता है। अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, जो स्ट्रक्चरल सेल होते हैं उसमें किसका क्या योगदान है अस्थमा में। तो पहले तो स्ट्रक्चरल सेल होते कौन कौन से हैं, तो एपिथेलियल सेल, फाइब्रोब्लास्ट, एयरवेज स्मूथ सेल। ठीक है, इसको सोर्स ऑफ साइटोकाइनिन या लिपिड मेडिएटर भी कहा जाता है अस्थमा में। जो एपिथेलियल सेल है वो एक्सप्रेस करता है साइटोकाइनिन को। तो कौन कौन से साइटोकाइनिन, केमोकाइनिन को कौन कौन सा, तो एक होता है ईओटैक्सिन CCL11, ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है इस्नोफिल को। दूसरा होता है TRAC, ये CCL17 और MDC जो CCL22 होता है, ये अटैक करता है TH2 सेल को। ठीक है, फिर से ईओटैक्सिन, ठीक है, ये सेक्रेट कर ये इसमें CCL11 होता है जो अट्रैक्ट करता है इस्नोफिल को CCR3 रिसेप्टर के थ्रू। TARC जिसमें CCL17 होता है एंड MDC जिसमें CCL22 होता है, ये दोनों अट्रैक्ट करता है टी हेल्पर सेल 2 को, किसके द्वारा, तो CCR4 के द्वारा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चरल सेल होता है ना, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मेजर टारगेट पाथ होता है। अब आते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो होता है। अब एक्टिवेट हो गया इन्फ्लामेटरी सेल जैसे कि मैक्रोफेज, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल। अब ये क्या करेंगे, रॉस प्रोड्यूस करेंगे, क्या, ROS, रॉस, जिसको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कहते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मेनली किसके लिए होता है, तो सीवियरिटी को शो करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड के रिस्पॉन्सिवनेस को रिड्यूस करेगा। अस्थमा में मेनली कंसंट्रेशन बढ़ जाता है किसका किसका, तो इथेन का और 8 आइसोप्रोस्टेन का। इथेन क्या है, ये प्रोड्यूस करता है लिपिड पेरोक्साइड, और 8 आइसोप्रोस्टेन क्या है, तो ये प्रोड्यूस करता है ऑक्सीडाइज एराकिडोनिक एसिड। अब देखते हैं कि इन्फ्लामेशन हो गया तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले एयरवेज एपिथेलियम में एपिथेलियल डैमेज हो जाएगा, बैरियर फंक्शन जो होता है बचाव करता है जो बाहर से, वो ख़त्म हो जाएगा। एलर्जन सब पेनिट्रेट कर सकते हैं। जो इंजाइम है कौन सा, इंडो पेप्टिडेज या नेप्रिलाइसिन, इसका लॉस हो जाएगा जिसके कारण ब्रैडिकाइनिन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और वो जो ब्रैडिकाइनिन का ब्रेकडाउन होता है वो घट जाएगा। क्या होगा, लॉस ऑफ रिलैक्सेंट फैक्टर, जो रिलैक्स करता है उसका लॉस हो जाएगा। उसके बाद सेंसरी नर्व का एक्सपोजर होगा। ठीक है, फाइब्रोसिस में क्या होगा, तो फाइब्रोसिस मेनली इस्नोफिल रिलीज के कारण होता है, जिसके कारण कोलाजन 3 और 5, याद रखिएगा कौन सा, कोलाजन 3 और 5 का डिपोजिशन होता है, जिसके कारण बेसमेंट मेम्ब्रेन ठीक होता है। अब एयरवेज स्मूथ मसल पेश का क्या काम है, तो ये दोनों हाइपरप्रेसिया और हाइपरट्रोफी शो करेंगे। वेस्कुलर रिस्पॉन्सेज में तो VEGF का डेवलपमेंट होता है, वेस्कुलर इंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर, जिसके कारण एंजियोजेनेसिस, न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद म्यूकोसल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसके कारण एयरवे नैरोइंग होंगे, नैरो होते जाएगा। उसके बाद एयरवेज में इदीमा आएगा, प्लाज्मा लीकेज होगा। उसके बाद क्या होगा, तो माइक्रोवेस्कुलर लीकेज देखने को मिलेंगे पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल से। म्यूकस का हाइपर सेक्रिएशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, म्यूकस प्लग बनेंगे, जिसके कारण फेटल अस्थमा हो सकता है। न्यूरो रेगुलेशन में क्या होगा, तो बहुत सारे डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। ऑटोनोमिक ग्रोथ में क्रोलंजी के इफेक्ट को बढ़ा देगा। अब इसके सिम्टम देखते हैं।
तो इसमें बीजिंग, डिस्निया, कफिंग, ये कफिंग मेरी रात में ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन होता है। उसके बाद एक्सेसरी मसल का यूज बढ़ जाता है, इसलिए वेंटिलेशन बढ़ जाता है। चीन के अंदर ईचिंग होता है, उसका डिस्कम्फर्ट फीलिंग होगा स्कापुला के पास। उसके बाद फिजिकल साइन दिखेंगे जैसे कि इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी, तो मेनली रोंकी दिखेगा, बीजिंग दिखेगा। तो हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी सिम्टम, उसके बाद वेरियस एक्सपायरेटरी एयरवेज लिमिटेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी सिम्टम। इसमें क्या होगा? टिपिकल सिम्टम दिखेंगे जैसे कि बीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस और कफ। पीपल जिसको अस्थमा होया हुआ है उसमें इसमें से एक और उससे ज़्यादा सिम्टम भी दिख सकते हैं। सिम्टम वेरी करेगा टाइम टू टाइम और उसका इंटेंसिटी भी वेरी करेगा। सिम्टम मेनली जो नाइट टाइम है उसमें वर्स हो जाएगा या आप जब सुबह सो के उठिएगा। और ये सिम्टम मेनली एक्सरसाइज, जब हंसेंगे, जब एलर्जी होगा, जब कोल्ड एयर होगा तो ये सिम्टम बढ़ जाएंगे। और जब अगर ये वायरल इन्फेक्शन हुआ तो ये सिम्टम वर्स हो जाएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में मोस्ट फ्रीक्वेंट फाइंडिंग क्या है? तो बीजिंग ऑन स्कल्टेशन। ठीक है, मेनली जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं ना तब। एविडेंस ऑफ वेरिएबल एक्सपायरेटरी एयर फ्लो लिमिटेशन, इसमें क्या होगा? FeV1 कम जाएंगे, FVC डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लंग फंक्शन वेरी करेगा। लंग फंक्शन डिपेंड करता है स्पायरोमेट्री, फ्लो, पिक फ्लो मीटर पे। स्पायरोमेट्री में क्या होता है? FeV1 बढ़ जाते हैं, कितना था? 200 ml से ज़्यादा, 12% से ज़्यादा। ठीक है, पिक फ्लो मीटर में क्या होगा? तो FEF वेबिलिटी 10% से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्पायरोमेट्री में देखते हैं कैसे चेक होता है। तो ये क्या करेगा? पहले नाक को बंद कर देंगे, फिर एक ऐसा पैंप लेंगे जो मेनली एक मोनीटर से अटैच रहेगा। उस पैंप में एक फिल्टर रहेंगे, एयर फ्लो ट्रांसड्यूसेंट रहेगा। अब कहा जाएगा कि आप उसमें फूको, इसी को कहते हैं स्पायरोमेट्री मेजर। इसमें अमाउंट और रेट ऑफ एयर को देखा जाता है। ठीक है, उसे पता चलता है कि कितना डिजीज में प्रोग्रेस है। दूसरा होता है पिक एक्सपायरेटरी फ्लो, एक हार्ड फ्लो इसमें किया जाता है और देखा जाता है कि कितना तक वो ऊपर जा सकता है पिक फ्लो मीटर में। मेनली जब अस्थमा में देखिएगा ना तो नॉर्मल में इधर टाइम है, इधर एक्सपायर वैल्यू में, तो इस तरह का क्या होता है? मेनली ग्राफ देखने को मिलता है। ये नॉर्मल है, और लेकिन अगर जब अस्थमा में देखिएगा तो इस तरह रहेगा। ठीक है, और अगर ये फ्लो वॉल्यूम लूप देखें तो नॉर्मल में ये इस तरह से रहता है। ठीक है, लेकिन जब इसमें देखेंगे तो इसमें शार्प इस तरह से रहेगा, तो हम इससे पता कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं लंग फंक्शन वेरिएबिलिटी पे। अगर ग्रेटर देन 12% हुआ और 200 ml ज़्यादा इंक्रीज कर गया FeV1 बेस लाइन से, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 15 मिनट आफ्टर इनहेलेशन ऑफ सवा, सबसे पहले हम सवा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? फिर से करेंगे स्पायरोमेट्री। आफ्टर 2 to 4 वीक ट्रायल ऑफ ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड करेंगे स्पायरोमेट्री, मतलब कि सवा देंगे, 15 मिनट बाद चेक करेंगे ठीक हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद क्या करेंगे कि ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, उसका 2 से 4 वीक के बाद फिर से ट्रायल करेंगे। मेकिंग द डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोसिस करेंगे? तो जो ये वाला अपीयरेंस था ना जो पिक एक्सपायरेटरी में देखे थे इस तरह, इसको हम कहते हैं स्कालोप्ड अपीयरेंस। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसका रीडिंग ट्वाइस किया जाता है, अगर 3 टाइम करे तो और अच्छा है। ठीक है, इतना डीपली नहीं जाना है, सिर्फ जान लीजिए कि अपीयरेंस कैसा होता है। और भी कौन कौन सा टेस्ट करेंगे? तो मीथाकोलिन या हिस्टामिन टेस्ट करेंगे। ठीक है,
उसके बाद हेमेटोलॉजिक टेस्ट करेंगे जो मेरे लिए यूजफुल नहीं होता है, लेकिन सिर्फ टोटल सीरम आईजी देखने के लिए ये होता है। एक झेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड करवाएंगे, इमेजिंग करवाएंगे, स्किन टेस्ट कराएंगे। स्किन टेस्ट भी हेल्पफुल नहीं होता है, ठीक है। और ये जो एक झेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये मेनली जो ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है जो मेजर करता है इस्नोफिलिक एयरवेज इन्फ्लामेशन को, ठीक है। मेनली ये एलिवेटेड होता है अस्थमा में, लेकिन रिड्यूस होता है जब हम इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेंगे तो। इमेजिंग में क्या क्या करेंगे तो चेस्ट रेलिंटोजिनोग्राफी करेंगे, ठीक है, और सीटी स्कैन देंगे। सीटी स्कैन में हाई रिजोल्यूशन शो करता है। सेकंड में हम एविडेंस देखेंगे वेरिएबल एक्सपायरेटरी एयर फ्लो में। डिफरेंशियल में कौन कौन सा आ सकता है, तो पहला तो अपर एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन। तो कौन सा फीचर है जो अस्थमा की तरह मिमिक करता है, तो पहला एक्यूट ऑनसेट ऑफ बीजिंग डिस्निया। तो रूल आउट कौन सा करेगा, तो जो अपर एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन है ना, उसमें एस्ट्रीडोल भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्लो वॉल्यूम लूप में रिडक्शन दिखेगा, बहुत इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी फ्लो। ब्रोंकोस्कोपी में अपर एयरवेज नैरो दिखेंगे। दूसरा डिफरेंशियल में फॉरेन बॉडी होगा, इसमें भी बीजिंग होता है स्पेसिफिक एरिया में। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर में भी बीजिंग होता है, लेकिन उसमें बेसिलर क्रैकर्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस्नोफिलिक निमोनिया में भी बीजिंग होता है। सिस्टेमेटिक वेस्कुलराइटिस में भी बीजिंग होता है। सिस्टेमेटिक वेस्कुलराइटिस में कर्च, स्ट्रॉस एंड पॉलीआर्थराइटिस नोडेसा। उसके बाद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में भी क्रोनिक कफ, स्पुटम प्रोडक्शन, डिस्निया और ये सब देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें वेबिलिटी कम होता है और ब्रोंकोडायोटर रिवर्स नहीं होता है। ट्रीटमेंट सबसे पहले हम रिलीफर देंगे या कंट्रोलर देंगे, ये सोचेंगे। रिलीफर क्या करेगा, तो ये सिम्टम को रिलीव करेगा। कैसे, तो एयरवेज को रिलैक्स करके। इसमें कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी नहीं आता है। इसमें मेनली 3 होंगे, बीटा 2 एगोनिस्ट जो सबसे ज़्यादा ये क्या होता है इफ़ेक्टिव होता है, एंटीक्रोनर्जिक और थियोफाइलिन। कंट्रोलर जो इनहिबिट करता है इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को, इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटील्यूकोट्राइन्स, क्रोम्स, इम्यूनोथेरेपी ये सब दिया जाता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इसका जो दोनों ड्रग्स है उसका मोड ऑफ एक्शन है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।